एवरीवन, अब हम देखने वाले हैं लूप्स और उसे हम शुरू करते हैं व्हाइल लूप से। व्हाइल लूप एक स्टेटमेंट होता है, एक लूप यानी फाइल कंटिन्यूअस प्रिंट करते रहेगी या एक्शन परफॉर्म करते रहेगी जब तक एक्शन फॉल्स नहीं हो जाता। उसे कुछ इस प्रकार से करते हैं। पहले हम एक वेरिएबल डिसाइड करते हैं, जैसे नंबर एक वेरिएबल है जो है 6। अब while number is greater than 1, print number or num is equal to -1। इसमें हो ये रहा है कि हम एक वेरिएबल लिए हैं नंबर, उसके बाद उसे हम while लूप में पास करना है। जब तक नंबर 1 से बड़ा होगा तब तक नंबर अपने आप को प्रिंट करता रहेगा। अब इसे चला कर देखते हैं। 6 5 4 3 2, यानी जब तक वो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हुआ तब तक व्हाइल लूप रन करता रहता है। अब व्हाइल लूप को हम अगर यहाँ व्हाइल ट्रू लिख देते हैं तो यह इनफाइनाइट समय तक रन होता रहेगा, और यह इसको इसे बंद कर देते हैं, ज्यादा बेटर है क्योंकि वो अब रन होना स्टॉप नहीं हो सकता। while num हमें अब कर्नल रिस्टार्ट करना होगा। इस प्रकार से हम while लूप का यूज कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट अगर ये 1 होता और यहाँ पर हमें अगर कुछ प्रिंट करना होता कंटिन्यूअस, तो वह कुछ इस प्रकार से हो सकता था, num +1। हम यहाँ +2 भी कर सकते हैं और ये आपको 1 + 2 3 + 2 और 5 + 2 दिख रहा है। while लूप कंटिन्यूअस लूप होता है और इसे आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स के स्टेटमेंट तक समझ सकते हैं कि जब तक स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होता तब तक while लूप रन होता रहेगा। इसी प्रकार दूसरा लूप होता है for लूप। for let's say num in range 10, print। यहाँ पर नंबर एक वेरिएबल है जिसे रेंज लिया है 1 से 10 तक। अब 1 से 10 तक यहाँ for लूप में नंबर प्रिंट होगा कुछ इस तरह से 0 से 9 तक। जो वेरिएबल है वह स्टार्ट 0 से होता है और वो लास्ट नंबर -1 तक प्रिंट होता है। अगर हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो हमें 11 का यूज करना होगा। ये है for लूप। अब दूसरी बात, लूप्स भी नेस्ट हो सकते हैं, यानी हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप पास कर सकते हैं। इफ num is greater than say 6, तो हम लूप को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, यानी जब ब्रेक रन होगा तो वो पूरे लूप से बाहर निकाल देता है, सीधे यहाँ पर हमें लेके आता है कुछ इस प्रकार से। एग्जिट, अगर नंबर यहाँ 6 से बड़ा होता है तो ब्रेक होकर सीधे एग्जिट को प्रिंट करेगा। रन करके देखते हैं। यहाँ पर नंबर इज ग्रेटर देन 6 यानी 7 तक आकर वह लूप से बाहर हो गया है। उसी प्रकार दो और कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी जब नंबर 7 से 6 से बड़ा होगा तो सारे नंबर पास हो जाएंगे। देखते हैं, नंबर जब 6 से बड़ा था तब सभी नंबर नेक्स्ट 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 करके प्रिंट होते रहे। और तीसरा होता है पास। पास से किसी भी लूप के अंदर अगर हम पास आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उससे होता यह है कि वह उसे सीधे इग्नोर कर फिर से अपने लूप में एग्जीक्यूट कर देता है कुछ इस प्रकार से। जब हमने इसमें पास आर्ग्यूमेंट को पास करा
तो उससे हुआ यह कि यहाँ पर अगर कोई एरर होता या कई बार हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जहाँ हमें वैल्यूज को एम्प्टी रखना पड़ता है, वहां पर पास काफी काम आता है। num+4 लेट्स से अगर हम यहाँ पर कीवर्ड यूज करते हैं नेक्स्ट में एल्स, और हमें एल्स में कुछ नहीं रखना है, तो हम वहां पर सिर्फ पास कीवर्ड पास कर सकते हैं। इससे हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पहला लूप, फिर दूसरा लूप, और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही एल्स स्टेटमेंट आया तो पास हो चुका है। अभी तक आपने देखा कि हम फॉर लूप के थ्रू जो नंबर्स हैं उसको पूरा हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रिंट कर सकते थे, पर फॉर लूप सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं और भी कई प्रकार की चीजों के लिए काम आता है। उसके लिए हम लिखेंगे for x n fruits print x। इसमें जब x वेरिएबल को हम कॉल करते हैं तो वो फ्रूट्स के अंदर जाकर, फ्रूट लिस्ट के अंदर जाकर एक एक इंडेक्स एलिमेंट को उठाकर प्रिंट करता है। चलिए रन करते हैं ऐसे, और यहाँ पर एप्पल, बनाना, चेरी, यहाँ तीनों फ्रूट्स हमने प्रिंट कर लिए हैं। पर सिर्फ इसके अलावा भी फॉर लूप दूसरे ऑब्जेक्ट्स को आइटरेट कर सकता है, जैसे स्ट्रिंग्स, क्योंकि पाइथन में स्ट्रिंग जो है वो अरे की तरह स्टोर होती है। यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू पाइथन। अब फॉर x in नेम प्रिंट x, जब हम ये स्टेटमेंट रन करेंगे तो जो नेम स्ट्रिंग है उसका हर एलिमेंट इसमें प्रिंट हो जाएगा। जैसे इंडेक्स 0 पर है p, इंडेक्स 1 पर है y, इसी तरह जब तक हम लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। और ये आप देख सकते हैं python, पर हम फॉर लूप में दूसरे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे, कैसा रहता कि हम इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट से इसे ब्रेक कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से h, और हम यहाँ लिखेंगे ब्रेक। इस केस में यह होगा कि जब स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा होगा लूप के थ्रू x स्ट्रिंग को, तब जैसे ही एक कैरेक्टर h उसे मिलता है और वो h अगर कैरेक्टर वैल्यू के इक्वल्स हो जाता है तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। अब हम प्रिंट करके देखते हैं। कैरेक्टर इज नॉट डिफाइंड। ओके, फॉर x ये मिस्टेक थी, हमारा कैरेक्टर वैल्यू x है। अब यहाँ देखिए pyth, जैसे ही वो h को उसने मैच करा तो कंडीशन में वह ट्रू हो गई और वो ब्रेक हो गई। अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इस केस में हमने यहाँ पर प्रिंट करा है, और हम यहाँ पर अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो अब हम देखते हैं क्या होता है। python, यानी जैसे ही h कैरेक्टर को हमने लूप करा, उसने h को स्किप कर दिया और वो अगले कैरेक्टर on पर चला गया। अगर हम इसकी जगह पास करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, या उसी तरह से चलने लगेगा। python, यह था फॉर लूप। फंक्शन का मतलब है कि वह एक कोड ब्लॉक है जिसे हम एक बार लिखते हैं और हम उसे कई बार उसका यूज कर सकते हैं, और वो तभी यूज होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। तो अब हम फंक्शन देखने वाले हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें वर्ड यूज करना पड़ता है def। इसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। हम यहाँ लिख रहे हैं myfunc, जो कि हमारा फंक्शन का नाम है, और उसके बाद हम अब इससे करना क्या चाहते हैं। कैसा रहेगा जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो एक नेम प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट हाय फ्रॉम फंक। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। कैसा रहेगा अगर हम इसे अभी कॉल करें? उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को
कहीं कॉल नहीं किया है। उसे कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना होगा, जो हमारे केस में है माय फंक। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि माय फंक के बाद हमने टू ब्रेसेस लगाए हैं। अगर हम इसे नहीं लगाते हैं तो उससे हम फंक्शन को सिर्फ इनिशिएट कर सकेंगे, पर हम उसे रन नहीं कर सकेंगे। अब इससे पहले हम रन करते हैं, और इसी के साथ ये आपका पहला फंक्शन आप देख सकते हैं। जब आपने फंक्शन को कॉल किया तब आपको उसे रिटर्न मिला। कैसा रहेगा, हम उसे फिर से कॉल करें। इसे हम कॉपी करते हैं और फिर से कॉल करते हैं। हमने इसे 2 बार कॉल किया तो हम 2 बार इसे देख सकते हैं। अगर हम इसमें से ये हटाते हैं और कॉल करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वह फंक्शन की डिटेल है कि यह एक फंक्शन है और ये main.myfunc इसकी लोकेशन है। मेन जो अभी हम यहाँ पूरे जुपिटर नोटबुक का जो कर्नल है अभी जो चल रहा है वह उसकी लोकेशन है, और जो माय फंक है वो फंक्शन की उसके अंदर उसके अंदर लोकेशन है। अब हम फंक्शन से प्रिंट तो कर सकते हैं, पर कैसा रहता है अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले फंक्शन को अंदर कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन को पास करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जैसे ये किसी का नेम इनपुट करना चाहते हैं हमें फंक्शन से, तो हम सबसे पहले हमारे फंक्शन के अंदर हमें ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा नेम। अब जब भी कोई फंक्शन के अंदर नेम पास करेगा तो वो नेम्स के अंदर आ जाएगा और उसे हम अंदर कॉल करेंगे। हम उसे यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं स्ट्रिंग प्लस नेम। जब भी कोई फंक्शन के अंदर एक नेम पास करेगा तो वो प्रिंट होगा। अब हम ट्राई करते हैं। अब हमने फंक्शन के अंदर नेम पास करा है सैम। रन करें। यहाँ पर हम कॉमा हटा देते हैं। अब इसे हम रन करते हैं। अब हम इसे रन करते हैं और हाय फ्रॉम सैम कि हम इसे थोड़ा एडिट कर देते हैं। हाय फ्रॉम सैम। अगर हम इसमें दूसरा डाटा पास करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं कि फंक्शन 2 बार रन हुआ है और उसने दोनों ही बार अलग अलग नेम्स प्रिंट करे हैं जो हमने इसमें पास करा है। अगर हम चाहे तो उसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। अब हम अपने फंक्शन में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करने वाले हैं, और उन आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ फिक्स नहीं है और ना ही कितने आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं वो फिक्स है, और हम सभी को प्रिंट करने वाले हैं। उसके लिए हम पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे प्रिंट नेम्स, और उसके अंदर हम एक स्टार लिख के नेम्स लिख देंगे। स्टार नेम्स ये ARGS यानी स्टार नेम्स ये एक आर्ग्स पैरामीटर है जो जब हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं तब आर्ग्यूमेंट हम जितनी चाहे उतनी पास कर सकते हैं। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, पर जब हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर एक लूप लगाना होगा। उसे हम लूप की तरह ही प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर एक्स इन नेम्स प्रिंट एक्स। इस केस में अब हम फंक्शन प्रिंट नेम्स हम देख सकते हैं कि हम जितने वेरिएबल्स हम इसके अंदर जितने नेम्स पास कर रहे हैं वो हम सब प्रिंट कर सकते हैं। कुछ और वेरिएबल्स पास करते हैं। हम पहले से कॉपी कर लेते हैं और फिर से अब हम इसमें कुछ वेरिएबल्स पास करते हैं। एड हम कंटिन्यूअस अपने नेम्स को प्रिंट कर सकते हैं और हम उनके ऊपर कई ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं।
पर कुछ फंक्शंस में हम जब पैरामीटर्स पास करते हैं तो हम उसे डिफॉल्ट वैल्यू या बिल्ट इन वैल्यूज भी दे सकते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से। फंक्शन का नाम myself और उसका नाम नेम इज इक्वल टू और एज। अब हमने अपने फंक्शन को एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करी है नेम। अगर हम इसके अंदर नेम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो सीधे हम एज पर प्रिंट कर सकते हैं। पहले हम इसे प्रिंट करते हैं एक बार, नेम प्लस स्पेस प्लस, अब हम इसे कॉल करते हैं और आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इसके अंदर 67। हम यहाँ पर एक एरर देख सकते हैं जो कहता है कि नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जब हम पैरामीटर्स को पास करते हैं तो हमें अपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हमेशा लास्ट में रखना होगा। इसका मतलब यहाँ हम फिर से ऊपर जाएंगे और इसे कट करते हैं और एज के बाद इसे प्लस कर, एज के बाद हम इसे प्रिंट कर देते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये है कि एज जो है वो एक इंटीजर है पर हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम उसका आगे कैरेक्टर लिखते हैं str और इसे हम सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं एरर अनसपोर्टेड टाइप्स फॉर इंट एंड स्ट्रिंग। पहले हम नेम को क्लियर करते हैं और सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक आर्ग्यूमेंट नेम जो है डिफॉल्ट है, जो फंक्शन को बाय डिफॉल्ट मिलता है, और दूसरा एज जो एक वेरिएबल है जिसे हम उसके अंदर पास करते हैं। इसे हम यहाँ ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं एज इक्वल टू 67। आंसर सेम है, पर अगर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और हमें उनका ऑर्डर पता नहीं हो तो हम उसे ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे एज नेम सिटी। अब यहाँ पर अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो अगर पता नहीं चलता है हमें कि किस वेरिएबल को कैसे फिट करना है तो हम उसे ऐसे भी पास कर सकते हैं। अब जो सिटी आर्ग्यूमेंट है उसका अंदर सिटी आर्ग्यूमेंट का जो डाटा हमने पास किया है वह जाएगा और एज के अंदर हम एज को ही वेरिएबल को प्रिंट होते हुए देख सकते हैं। देखिए ओके। अब जैसा आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर से आप किसी भी तरीके से वेरिएबल में जो उसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स चाहिए वो आप पास कर सकते हैं। एक दूसरी बात, आपको कई बार फंक्शन दिखेंगे और आपको उनका इंटरनल डाटा पता करना है या फंक्शन के बारे में डिटेल चाहिए तो वो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हमें डॉक स्ट्रिंग के बारे में जानना होगा। डॉक स्ट्रिंग यानी फंक्शन के अंदर कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं जो हम लिख सकते हैं और इन डिटेल में दिस हम जो डिटेल लिखते हैं वो हम हेल्प के थ्रू उसे देख सकते हैं। दिस इज माय फंक्शन फॉर प्रिंटिंग डिटेल्स। ये हमने एक डॉक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है। यह एक स्ट्रिंग है जो फंक्शन के बारे में हमें डिटेल देती है। अब हमने जो डॉक स्ट्रिंग क्रिएट करी है जो कि ये एक स्ट्रिंग है टेक्स्ट की, अब हम अपने फंक्शन के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे help हेल्प और इसके अंदर हमारे फंक्शन का नेम पास कर देंगे। हेल्प एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें डॉक स्ट्रिंग रीड करने में हेल्प करता है। पहले ये myself का लोकेशन दे रहा है जो कि है मेन में, जो अभी हमारा कर्नल जहाँ चल रहा है ये पूरा पेज ये मेन पर है। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज माय फंक्शन फॉर प्रिंटिंग डिटेल्स। ये जो हमारी डॉक स्ट्रिंग है हम उससे प्रिंट कर सकते हैं। ये सिर्फ इस पर नहीं, ये कई दूसरा फंक्शन पर भी काम करता है, जैसे हेल्प प्रिंट। हम प्रिंट फंक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जो बिल्ट इन है पाइथन का, तो हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन इन मॉड्यूल बिल्ट-इन्स। आप देख सकते हैं प्रिंट वैल्यूज टू स्ट्रीम std out by डिफॉल्ट।
इसी प्रकार से हम टाइप के बारे में डिटेल लेते हैं। हेल्प ऑन क्लास टाइप मॉड्यूल्स, हेल्प ऑन क्लास टाइप इन मॉड्यूल बिल्डिंग, क्लास टाइप ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम टाइप मॉड्यूल के बारे में भी डिटेल ले सकते हैं। ये सभी पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। और हम डॉक स्ट्रिंग को रीड करने के लिए इस प्रकार से हेल्प का यूज ले सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि आपको कई बार डिटेल लेने की जरूरत पड़ती है फंक्शंस के बारे में। ओके, हमने अभी तक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करी हैं, पर हम चाहे तो उसमें पूरी लिस्ट भी पास कर सकते हैं। पहले हम एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट करते हैं। हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं फ्रूट्स की लिस्ट, और अब हम अपने फंक्शन में फ्रूट लिस्ट को रन करते हैं। फिर से हम माय फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें हम वेरिएबल देते हैं नेम, और अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट फंक्शन को। अब हम कॉल करते हैं और इसके अंदर हम पास करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे हम पूरे फंक्शन को अंदर हम पूरी लिस्ट को पास कर सकते हैं। हम चाहे तो कोई इंडिविजुअल एलिमेंट देख सकते हैं, जैसे एलिमेंट नंबर 2, और हम देख सकते हैं कि हम चेरी को इस प्रकार से प्रिंट करता है। अभी तक हमने फंक्शंस के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करी है। अब हम देखने वाले हैं फंक्शन विद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। उसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं फंक, और उसके अंदर KWARGS कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस स्टैंडर्ड KWARGS लिखते हैं। हमारे केस में हम इसके अंदर लिख देते हैं नेम, और अब हम प्रिंट करते हैं हाय माय नेम इज, और उसके बाद स्ट्रिंग क्लोज करके हमें अब नेम को कॉल करना है, और नेम के लिए हमें की चाहिए। डिक्शनरी के अंदर, जैसा हमने ऊपर देखा, डिक्शनरी के अंदर अगर हमें कुछ प्रिंट करना होता है तो हम उसके साथ पेयरिंग की को यूज करना पड़ता है। और यहाँ जो की हम यूज करने वाले हैं उस की का नाम है जैसे किड 4, ये की का नाम है। अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करते हैं माय फंक, और उसके अंदर अब हम सभी फंक्शन में जितने भी पैरामीटर्स पास करेंगे वो की के साथ पास करने वाले हैं। लेट्स से किड 1 इज इक्वल टू जॉनी, और अगला होगा किड 4 इज इक्वल टू, अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं हेलो माय नेम इज टाइसन, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वेरिएबल किड 4 को पास करा था वो किड 4 यहाँ पर एक की की तरह नेम वेरिएबल के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट में गया है। यहाँ पर आप चाहें तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, बस आपको उसका वेरिएबल नेम यूज करना होगा। प्लस लेट्स से नेक्स्ट बॉय, ये अगला वेरिएबल है जिसे हम पास करने वाले हैं, और ये भी एक नेम है। नेम की की का नाम है नेक्स्ट बॉय। ओके, यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट को रन करते हैं, और नेक्स्ट बॉय कीवर्ड है नेक्स्ट बॉय। अपने वेरिएबल के अंदर नेक्स्ट बॉय वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर उसका नाम रख देते हैं हैप्पी। एरर इसलिए आया है क्योंकि हमने अभी तक नेक्स्ट बॉय की को पास नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉय नेम next बॉय स्टेक, अब माय नेम इज टोनी हैप्पी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम मल्टीपल कीज को पास कर सकते हैं। अभी तक हम जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हमें आउटपुट में एक प्रिंट स्टेटमेंट मिलता है, पर जनरली फंक्शन प्रिंट स्टेटमेंट को रिजल्ट के फॉर्म में नहीं देते हैं, वो एक रिटर्न ऑब्जेक्ट देते हैं और एक रिटर्न ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अभी तक हमने जब भी फंक्शन को डिक्लेयर करा है तो उसने हमें रिजल्ट में हमेशा एक स्ट्रिंग प्रिंट करके दी है, पर फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए नहीं यूज होते हैं। दरअसल मैक्सिमम वो एक वैल्यू को रिटर्न करते हैं। पहले देख लेते हैं ये क्या है। एक नया फंक्शन बनाते हैं अगेन कैल्क, इसके अंदर हम num1 और num2 नाम के दो वेरिएबल पास करते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पर हम उसे प्रिंट करके नहीं रिटर्न करके पास करते हैं, और रिटर्न हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं num
1 प्लस num2। अब हम इसे कॉल करते हैं, डिक्लेयर कैल्क और 88 10। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट हमें 98 मिला है, पर हमें ये पता करना है पहले कि इसका टाइप क्या है। इसने हमें इंटीजर टाइप करा है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वो इंटीजर नहीं था। रिटर्न और प्रिंट के बीच में पहले अंतर समझ लेते हैं। प्रिंट का मतलब ये हमें एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में स्ट्रिंग को प्रोवाइड करता है जो भी हमारा आंसर हो देखने के लिए, पर रिटर्न जो हम यूज करते हैं वह इंटरनली एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा फ्लो के यूज में काम आता है। जैसे यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसने हमें एक इंटीजर वैल्यू दी है, अब हम इसे दूसरे फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं इसी वैल्यू को। यहीं से हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, डेफ फंक्शन का नाम डेफ रॉबी, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं जो कि होगा वेल नाम का, और अब हम इसमें से प्रिंट करेंगे वेल मल्टीप्लाइड बाय 10। अब जब हम रॉबी को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हम कैल्क को पास कर सकते हैं, कैलकुलेटिव फंक्शन, उसके अंदर हम दो वैल्यू दे देते हैं 55 और 10। अब हम देखते हैं कि जब हम रॉबी फंक्शन को रन करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 650। अगर यहाँ रिटर्न की जगह हम प्रिंट यूज करते हैं तो हमें वैल्यूज नहीं मिल पाती। देखते हैं क्या होता है जब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं वैल्यूज को। प्रिंट num1 प्लस num2। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनसपोर्टेड टाइप का एरर आया है। क्यों? क्योंकि प्रिंट एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको स्ट्रिंग पास करता है, पर रिटर्न जो डेटा टाइप रहता है हमें उसी डेटा टाइप में वैल्यू को रिटर्न करता है जो अगले फंक्शन या अगले उससे रिलेटेड प्रोग्राम में जहां उसे कॉल किया जाए वहां पर काम कर सकता है। यह है अंतर प्रिंट और रिटर्न का। फिर से देखते हैं, अब हम रिटर्न को फिर से एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं। आ गया 55 प्लस 10 65 मल्टीप्लाई बाय 10 650। यहाँ जो वैल्यू है वो इंटीजर के फॉर्म में ही हमें आउटपुट में मिली है। हम इसे प्रिंट करते हैं एक बार। क्लास इंट यानी हमें इंटीजर के फॉर्म में आउटपुट में मिली है, इसीलिए जब हम फंक्शंस का यूज करेंगे तो जनरल पर्पस हम हमेशा रिटर्न का यूज करेंगे।